मीनल एक बहुत ही चतुर स्वभाव वाली लड़की थी। मीनल की शादी सनी नाम के एक लड़के से हुई थी। मीनल की सास विद्या को हमेशा से ही जरूरत से ज्यादा खाना बनाने की गंदी आदत थी। मीनल और उसकी सास की अक्सर ही इस बात को लेकर बहस हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात खाने के समय, माँ जी मैंने आपको मना किया था ना कि जितनी जरूरत है उतना ही खाना बनाया कीजिए। अरे क्या जरूरत है इतना सारा खाना बनाने की। ये 4 तरीके की सब्जी, 2 तरीके के चावल, 2 तरीके की रोटी। अरे हम घर में खाना खाने बैठे हैं, किसी शादी या पार्टी में नहीं। देख बहू, मुझे खाने में केवल एक तरीके की सब्जी या फिर एक ही रोटी नहीं पसंद है। मुझे अपनी थाली में कम से कम 4 तरीके की सब्जी, 2 तरीके की रोटी और चावल तो होने ही चाहिए। इसीलिए मैं इतना सारा खाना बनाती हूँ। तो रोज रोज ना इस खाने को लेकर मुझसे मच मच मत किया कर। आ गई बात समझ में? अरे आप दोनों क्या हमेशा ही ऐसे बच्चों की तरह लड़ती रहती हैं? अरे खाना बना हुआ है तो खा लो ना। सारा दिन मैं ऑफिस में परेशान रहता हूँ, घर आता हूँ तो आपके खाने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। चैन से 2 वक्त का खाना खाने देगा मुझे कोई या नहीं? सनी की बात सुनकर मीनल और विद्या चुप हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। मीनल अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास के कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। ऐसे ही एक दिन मीनल खुद से कहती है, लगता है मेरी प्यारी सासू माँ ऐसे नहीं मानेगी। अब मुझे अपनी चतुराई से ही कोई ना कोई स्कीम लगानी पड़ेगी और अपनी सासू माँ की इस रसोई को चतुर बहू की रसोई बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। वरना मेरी सासू माँ तो आधे से ज्यादा खाना कचरे के डब्बे को ही खिला देंगी। ऐसे ही मीनल सनी से बात करती है और उसे अच्छे से सारी बात समझाती है। तभी सनी बोलता है, मिलन, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना कि माँ को अगर कुछ कहा तो कितना बुरा मान जाएंगी और फिर वही वृद्धाश्रम में जाने वाली धमकी देंगी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए। बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ आप ठीक वैसा वैसा ही करते जाइए। देखना एक एक करके सारी चीजें लाइन पर आ जाएंगी। सनी मीनल की हाँ में हाँ मिलाता है और उसके बाद मीनल उसे अपने द्वारा बनाया हुआ सारा प्लान बताती है। ऐसे ही अगले दिन शाम को जब सनी ऑफिस से घर आता है तो वह दुखी होकर सोफे पे बैठ जाता है। अपने बेटे को ऐसे परेशान देखकर विद्या उसके पास जाती है और बोलती है, अरे मेरे लाल, क्या हो गया? तू ऐसे उदास सा क्यों है? क्या बताऊं माँ, मेरी नौकरी चली गई। मेरी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ है मेरी वजह से, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। हाय, ये तो क्या बोल रहा है? चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रख। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सनी दूसरी नौकरी ढूंढने का झूठा बहाना करता रहता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ मीनल भी जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर होती तो वह राशन के डब्बों से थोड़ा थोड़ा राशन निकालकर एक अलग जगह पर स्टोर करके रख देती। धीरे धीरे रसोई में राशन का सामान खत्म होने लगता है और एक शाम जब विद्या रसोई में खाना बनाने जाती है तभी वह राशन के खाली डब्बे देखकर बोलती है, हे भगवान, राशन खत्म हो गया। अब मैं क्या बनाऊं? घर में दाल चावल के सिवा कुछ है ही नहीं। तो दाल चावल ही बनाइए ना। बहू, तू जानती है ना कि मुझे मेरी थाली में कितने तरीके का खाना चाहिए होता है। मैं सिर्फ दाल चावल खा के अपना पेट नहीं भर सकती। माँ जी, पेट भरने के लिए ना इंसान को अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो भी मीठी लगती है। और वैसे भी आपके बेटे की नौकरी चली गई है, उसे दूसरी नौकरी मिल भी नहीं रही है। आपको दाल चावल रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन दाल चावल नहीं खाऊंगी। जिसे खाना है खुद बना ले। इतना कहकर विद्या पैर धमकती हुई वहां से चली जाती है, जिसके बाद मीनल सभी के लिए दाल चावल बनाती है और गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगा देती है। सनी और मीनल पेट भर के दाल चावल खाते हैं। वहीं विद्या चुपके चुपके उन दोनों को देखती है और खुद से बोलती है, कैसे दोनों के दोनों थालियां भर भर के दाल चावल खा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि घर में इनकी बूढ़ी माँ भी है। उसे भी एक बार पूछ ले कि माँ जी चलो थोड़े से ही खा लो। कोई बात नहीं, मत पूछने दो, मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रहूंगी। इतना कहकर विद्या अपने कमरे में चली जाती है।
मीनल बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकती, इसीलिए वह अपनी सास के लिए अलग से दाल चावल बचा कर रख देती है। आधी रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तब विद्या चुपके से रसोई में जाती है और मीनल के रखे हुए दाल चावल खा लेती है और खुद से बोलती है, मेरी बहू सही कह रही थी, भूख लगी हो ना तो दाल चावल भी अच्छे लगते हैं। इससे पहले कोई मुझे खाता देख ले, मैं जल्दी से दाल चावल खाकर अपने कमरे में सो जाती हूँ। विद्या जल्दी से दाल चावल खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। अब धीरे धीरे रसोई की बागडोर मीनल के हाथों में आ जाती है और वह हिसाब से ही खाना बनाने लगती है और घर के राशन की भी बचत करने लगती है और साथ ही जो बचा हुआ राशन उसने अलग से बचा कर रखा था उसका भी इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही एक दिन मीनल सभी से बोलती है, क्योंकि मेरे पति को तो काम मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि घर चलाने के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी। क्योंकि अब घर मेरे पैसे से चलेगा तो सारा राशन भी मैं ही भरूंगी, तो खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये सारी चीजें मैं ही तय करूंगी और खुद ही बनाऊंगी। अरे कमा कर देगी तो क्या हम सबके खाने पर भी अपना हक जताएगी? अरे हमें जो खाना होगा हम वही बनाकर खाएंगे। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो आप कुछ काम करना शुरू कर दीजिए और पैसा कमा लीजिए और जो आपका मन करे वो बनाकर खा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपनी सास से काम करने को बोल रही है, बेशर्म कहेगी। मैं भूखी प्यासी रह लूंगी लेकिन मैं नहीं खाऊंगी तेरे हाथ का बना हुआ। आनी तो मैं तो आपको नहीं मारना चाहती, आप खुद से ही मरना चाहती हैं, तो पता नहीं, आगे आपकी इच्छा, जो बनाऊं वो खा लो वरना आपकी मर्जी। इतना कहकर मीनल वहां से चली जाती है और विद्या गुस्से में उसे घूरती रहती है और अपने आप में बड़बड़ाती रहती है। वक्त गुजरता चला जाता है। मीनल घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और पैसा कमाकर घर चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन फोन पर बात करते करते विद्या स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहां उसकी नजर कुछ सामान से भरे डब्बों पर जाती है। जैसे ही वह उन डब्बों को खोलकर देखती है तो वह घर के राशन से ठोक ठोक कर भरे हुए थे। यह देखकर विद्या गुस्से में लाल पीली हो जाती है और बोलती है, हाँ, मेरी चतुर बहू ने अपनी चतुराई से सारा राशन यहाँ छुपा कर रखा है और खुद अपने लिए पकवान बना बना कर खा रही है और हमें रोज वो एक दो तरीके का खाना दे रही है। आज इसके सारे पोल पट्टी खोल दूंगी। इतना कहकर विद्या जोर शोर से शोर मचाने लगती है। शोर की आवाज सुनकर मीनल और सनी जल्दी से स्टोर रूम में आते हैं, जहां राशन के डब्बों को खुला देखकर मीनल और सनी समझ जाते हैं कि विद्या को सारी बात समझ आ गई है। तभी विद्या बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? इस उम्र में मुझे खाने के लिए तड़पा रही है। मेरा जो मन करता है वो मुझे खाने को नहीं दे रही है और अपनी पसंद का जबरदस्ती खिला रही है। अरे तू बहू है या फिर तमराज किलविश? शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? करम जली, मेरे तो भाग ही फूट गए थे जो अपने बेटे की शादी तेरे जैसी औरत से कर दी। माँ, मिलन जो भी कर रही थी सही कर रही थी और मुझे इस बारे में पहले से ही पता था। इसका मतलब तू इस कुलक्षणी के साथ मिला हुआ है और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। कैसा निकम्मा बेटा जन्मा है मैंने। अपनी लुगाई के साथ मिलकर अपनी माँ की फोटो पर हार चढ़ाने में लगा हुआ है। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया आपका ये मैनुअल ड्रामा। आप हर दिन इतना सारा खाना बना देती है जैसे कि 11 लोग कन्या जीवने के लिए बैठे हों। अरे आप उस खाने को दोबारा खाती तक नहीं है जिसे एक बार खा लेती हैं और सारा का सारा खाना उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देती हैं। अरे एक दिन का हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन आप तो हर दिन अन्न की बर्बादी करती है। ये सही बात नहीं है। अरे इतनी महंगाई के दौर में बेचारे गरीब लोग एक एक दाने को तड़प रहे हैं और आप लगातार खाना बर्बाद करती जाती हैं। माँ, मिलन बिल्कुल सही कह रही है। मैं सारा दिन इतनी मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, इतना महंगा राशन घर में डालता हूँ, आपको जो चीज चाहिए सब ला कर देता हूँ, फिर चाहे प्याज 400 रुपए ही किलो क्यों ना हो, घर में मैंने कभी खत्म होने नहीं दी। इसलिए मैंने और मिलन ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की कि मेरी नौकरी नहीं गई है। माँ, मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का खाना खाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है,
पर खाना बस उतना ही बनाइए ना जितने की जरूरत है। बेकार ही इतना सारा खाना बनाकर क्या करना है आपको? अरे इससे तो अच्छा है कि आप बचा हुआ खाना किसी गरीब को दान में दे दो, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। मैंने चतुराई दिखाई सासू माँ, लेकिन आपको सही दिशा दिखाने के लिए, इसीलिए अब इस घर में चतुर बहू की रसोई ही चलेगी। अपने बहू बेटे की बात सुनकर विद्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उन दोनों से माफी मांगती है और साथ ही खुशी खुशी रसोई की सारी बागडोर अपनी बहू मीनल के हाथों सौंप देती है। तो इस तरह चतुर बहू की रसोई से सभी लोग लाइन पर आ जाते हैं। हाथों में हथकड़ी पहनाए हुए पुलिस अंजलि को अपने साथ ले जा रही थी। तभी पास में खड़ा रोहन, जो कि अपना दिमागी संतुलन पूरे तरीके से खो चुका था, वह बच्चों की तरह हंसते हुए ताली बजाकर बोलता है, जा रही है तू? देखा, तू गंदी है गंदी। अब ये पुलिस अंकल और आंटी मिलकर तेरी बहुत पिटाई करेंगे। रोहन की बात सुनकर अंजलि अपने हथकड़ी लगे हाथों से ही उसका गला दबोच लेती है। कांस्टेबल जल्दी से अंजलि के हाथों से रोहन को छुड़वाती है और उसे पकड़कर पुलिस की जीप में बैठाकर थाने ले जाने लगती है। थाने जाते समय अंजलि अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। रमीला ने अपनी कोख से अपनी 2 जुड़वा बेटियों को, माही और अंजलि को जन्म दिया था। दोनों ही आवाज, रंग, रूप, नैन नक्श में बिल्कुल एक जैसी थी, सिवाय एक चीज के, जो थी नीयत। अंजलि लोभी और मतलबी लड़की थी, वहीं माही एक बेहद नेक लड़की थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी माँ के पैसे चुराकर अपने लिए चूड़ियां खरीद लेती है। रमीला को जब यह बात पता चलती है तो वह उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, अरे नालायक, शर्म नहीं आती है क्या? अपने ही घर में चोरी करते हुए। अरे मैं सारा दिन धूप में अपनी जी जान जलाकर तुम दोनों बहनों का पेट भरने के लिए कमाती हूँ और तू चोरी कर रही है। अरे शर्म नहीं है क्या तुझे? रमीला की आवाज सुनकर माही भागी चली आती है और बोलती है, माँ रुक जाओ, मत मारो अंजलि को, उसने जो किया अनजाने में किया, मत मारो माँ, मत मारो। अरे कुछ सीख ले अपनी बहन से। अरे भगवान ने एक जैसा सब दे दिया तुम दोनों को, एक जैसी समझ और अकल क्यों नहीं दी? रमीला इतना बोलकर गुस्से में चली जाती है और अंजलि गुस्से में माही को घूर के देखती है और चुपचाप वहां से चली जाती है और खुद से कहती है, माही 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 माही, आखिर क्यों बनूं मैं माही के जैसी? अरे मैं जैसी हूँ लोग मुझसे वैसे ही प्यार क्यों नहीं करते हैं? हाँ की मैंने चोरी, तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? जब प्यार से पैसा मांगा तो नहीं दिया, चुरा लिया तो बुरा लग गया। एक दिन मैं सबसे अपना बदला लूंगी, हर चोट का पूरा हिसाब करूंगी इस माही से। तो इतना कहकर अंजलि गुस्से से जोर से चिल्लाती है। अंजलि को बचपन से लेकर जवानी तक केवल गुस्सा, डांट और प्यार ही मिला था, क्योंकि अपने झूठे और मतलबी स्वभाव की वजह से वह हर किसी की नजरों में एक बिगड़ी हुई लड़की थी। वक्त गुजर रहा था। रमीला अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उनके लिए रिश्ते तलाशने लगती है। एक भली औरत के जरिए माही के लिए रोहन नाम के एक अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। रोहन अपनी माँ सोमा और छोटे भाई अजय के साथ माही को देखने आता है और सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सोमा बोलती है, हमें आपकी बेटी माही अपने रोहन के लिए खूब भा गई। अब हम तो जल्दी से जल्दी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये ले मेरी बच्ची, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट हमारी होने वाली बहू के लिए। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो, हम माही बिटिया को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। अरे वाह, सोने का हार, 6 तरीके के फल, नई नई साड़ियाँ। हाय माँ, क्यों ना आप माही की जगह मुझे इस घर में विदा कर दो। माही को तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे जाने दो ना इस घर में। माही का रिश्ता तोड़ दो माँ, माही को वहाँ मत भेजो,
वैसे भी हम हूबहू एक जैसे दिखती हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। बदतमीज, शर्म नहीं आती है क्या ये सब बोलते हुए? रोहन जैसा लड़का, उसका परिवार तेरे जैसी लड़की के लिए नहीं है। हम शक्ल होने से तो माही जैसी नहीं बन जाएगी। तुझे उस घर में कभी नहीं जाने दूंगी मैं। वक्त गुजरता चला जाता है। माही की रोहन के साथ शादी हो जाती है और अंजलि के दिल में अब माही के लिए पहले से ज्यादा नफरत थी और उतनी ही नफरत उसके दिल में अपनी माँ के लिए भी थी, जिस वजह से एक दिन वह खाने में जहर मिलाकर अपनी माँ को दे देती है और उन्हें मार देती है और दुनिया के सामने खुद को बेचारा और अकेला साबित कर देती है। सहानुभूति के तौर पर माही अपनी बहन को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है, जहां कुछ ही वक्त में अंजलि अपनी अदाओं के जाल में अजय को फंसाकर उससे शादी कर लेती है। अब दोनों हमशक्ल गरीब बहनें एक ही घर की बहू बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि छत की मुंडेर पर बैठी खुद से कहती है, क्या कहती थी मेरी माँ, मैं कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती, मैं इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं हूँ। पर मेरी माँ को क्या ही पता था कि उसे उसकी बेटी ही मौत की नींद सुला देगी, क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ जो मारा था, अपनी माँ के हर थप्पड़ का जवाब भी तो देना था। अब बस मैं इस घर में आ गई हूँ, अब मैं रोहन को हासिल करके रहूंगी और माही से हर वो चीज छीन लूंगी जो उसने आज तक मुझसे छीनी है। उस माही और रोहन को एक साथ देख कर ना मेरा खून खौलता है। अंजलि की ये सारी बातें उसका पति अजय सुन लेता है। अंजलि का सच जानने के बाद अजय के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, जिसके बाद अजय अंजलि को एक जोरदार चाटा मारता है और जैसे ही वह मुंडेर से झांककर सभी को आवाज देने लगता है, तभी अंजलि उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और अजय की मौके पर ही मौत हो जाती है। सभी लोग भागकर घर के बाहर आते हैं। तभी अंजलि झूठा रोना रोते हुए बोलती है, हाय ये क्या हो गया? पहले माँ, अब मेरा पति, मुझे सब छोड़ के चले गए, मैं कहाँ जाऊंगी भगवान। अंजलि संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा मेरी बहन। कैसे होगा दीदी? कैसे होगा? मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे नहीं जीना, मुझे भी मार दो। संभालो अंजलि, मैं हूं ना तुम्हारी बहन, और रोहन और माझी भी तो है, हम सब मिलकर तुम्हारा सहारा बनेंगे। विधि विधान के साथ अजय का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब अंजलि की नजर हर वक्त रोहन पर थी। वह किसी न किसी बहाने से रोहन के पास जाने की कोशिश करती थी, पर रोहन उसे हर वक्त खुद से दूर कर देता था। ऐसे ही एक दिन सोमा माही को लेकर कहीं बाहर गई होती है। तभी रोहन फोन पर बात करते हुए छत पर जाता है, जहां उसे अपने भाई अजय का फोन मिल जाता है। रोहन अजय का फोन उठाकर उसे चलाने लगता है। तभी उसे उस फोन में अंजलि की वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसमें वह अपने मुंह से अपना सारा सच बयान कर रही थी। रोहन वह फोन लेकर अंजलि के पास जाता है और उसे सब बताते हुए बोलता है, अंजलि, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया किस्म की लड़की निकलोगी, जिसने अपने ही पति और माँ को मार डाला। अरे हम सब तो आज तक तुम्हें इतना प्यार करते रहे और तुम इतनी बड़ी विश्वासघात निकली। घटिया नहीं, घिनौनी हो तुम। हाय, तुम्हारे मुंह से तो जाने मन ये कड़वे बोल भी ना मीठा रस लगते हैं, रस। मेरी जान, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए ही तो किया है। जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मेरे अंदर के जज्बातों को ठंडा कर दो प्लीज। दूर हो जाओ तुम मुझसे। तुम जैसी औरतों को मैं अपने पास भी ना आने दूं। मैं बस माही से प्यार करता हूँ, सिर्फ माही से, और अब मैं सबको सच बता दूंगा। रोहन इतना कहकर अंजलि को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी अंजलि रोहन के सिर पर एक भारी चीज से वार करती है और उसके सर से लगातार खून बहने लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। इस चोट के बाद रोहन अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। गुजरते वक्त के साथ
अब माही को अंजलि पर शक होने लगा था, जिसके बाद वह सोमा के साथ मिलकर अंजलि का सच बाहर लाने के लिए एक साजिश रचती है। ऐसे ही एक सुबह माही, अंजलि, अरे कहाँ हो? यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी आ गए, क्या हुआ? जी माँ जी आ गए, क्या हुआ? देखो बेटा, मुझे तुम दोनों से ये कहना है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अजय की तरह मैं भी कब चल बसूं क्या ही पता है। इसीलिए अपने जीते जी मैं अपनी सारी जायदाद एक सही इंसान के नाम करना चाहती हूँ, जो कि है मेरी बहू माही। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत और संपत्ति मेरी बहू माही की होगी। ले बहू, कागज संभाल के रख ले, आज से सब तेरा हुआ। सोमा का यह फैसला सुनकर अंजलि का खून खौल जाता है। उसके दिल में लगी नफरत की आग अब ज्वालामुखी बन जाती है। अब उसके सिर पर माही को अपने रास्ते से हटाने का खून सवार हो जाता है, जिसके चलते जब एक रात माही अपने कमरे में सो रही होती है, तभी अपने हाथों में चाकू लिए अंजलि माही के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे कब तक बर्दाश्त करूं मैं तुझे? बचपन से लेके आज तक कभी तूने मुझे एक खुशी नहीं लेने दी। सब मिला तो सिर्फ तुझे मिला। इतना सब कर लिया, माँ को मार दिया, अजय को रास्ते से हटा दिया, अपने प्यार रोहन की इतनी बुरी हालत कर दी, पर सबकी नजरों में अच्छा कौन बना? तू माही। कैसे? आज रात तो नहीं बचेगी। ये प्रॉपर्टी भी अब तुझे मिलने जा रही है। तुझे तो आज मैं अपने रास्ते से हटाकर हर एक चीज को अपने नाम करके रहूंगी। इतना कहकर जैसे ही अंजलि माही पर वार करने लगती है, तभी कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और सोमा और माही उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी माही कहती है, मुझे यकीन नहीं होता अंजलि, तो मेरी बहन होकर इतना नीचे गिर सकती है। घर, पैसा और रोहन को पाने के लिए तू इतनी गिर गई, इतना सब कर दिया तूने। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। तू कितनी घिनौनी है। इतना कहकर माही पुलिस को फोन करती है और कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर अंजलि को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है, जिसके बाद अदालत अंजलि को उम्र कैद की सजा सुना देती है। सरोज नाम की एक बुढ़िया थी, जो स्वभाव से बड़ी ही लालची प्रतीत होती थी। सरोज के 2 पोते थे, बड़ा राहुल और छोटा चेतन। दोनों पोतों की शादी हो चुकी थी। सरोज, जो कि मटके बनाने का काम किया करती थी, वह इस उम्र में भी बेहद सुंदर मटके बनाया करती थी, पर वह अपनी कमाई का एक भी पैसा अपने बहू बेटों को नहीं दिया करती थी। साथ ही वह अपने खर्चे के पैसे भी अपने बेटों से लिया करती थी, जिस वजह से सरोज हमेशा ही उसकी बहुओं की नजरों में खटका करती थी। ऐसे ही एक शाम सरोज अपनी बड़ी बहू काजल और छोटी बहू ज्योति को आवाज देती है, ज्योति बहू, काजल बहू, अरे यहाँ आओ। जी अम्मा जी आए। अरे बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? और क्या बनेगा अम्मा जी? वही दाल भात? ना ना, आज दाल भात खाने का मन नहीं है। एक काम कर, बढ़िया सा छोंक लगाकर अंडे की भुर्जी बना दे, बड़ा मन कर रहा है खाने का। अरे अम्मा जी, जानती भी हो अंडा कितना महंगा है। एक अंडा 10 रुपए का है, लाओ 2 पैसे। अरे बेशरम, मुझसे पैसे मांग रही है, शर्म ना आए तो है? अरे इस उम्र में तो तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। सेवा तो हम दोनों आपकी इतना करते हैं, पर आप भी तो अपना कमाया हुआ एक पैसा हमें देखने तक नहीं देती। अरे खर्चने की तो बात ही बड़ी दूर की है, उसका क्या? मुझसे मेरे मेहनत के पैसे पे सवाल करने का तुम दोनों का कोई हक नहीं है। आ गई समझ में बात? उतना किया करो जितना कहा है, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी घर से। सरोज की बात सुनकर काजल और ज्योति वहां से चली जाती हैं और ज्योति गुस्से में बोलती है, दीदी देख रही है ना अम्मा जी की चालाकी और लालच। अरे आम के आम और गुठलियों के दाम। खुद का तो पैसा दबा कर ही रखती है, हमारे पतियों से भी ले लेती है। लालची बुढ़िया है एक नंबर की। हाँ ज्योति, सही कह रही है।
आज तक समझ नहीं आया आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर ना इस लालची बुढ़िया के कमरे की तलाशी लेते हैं। जितना पैसा होगा ना दोनों मिलकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अगले दिन जब सरोज मंदिर गई हुई होती है तभी दोनों बहुएं मौका पाकर उसके कमरे की तलाशी करती हैं, पर दोनों के हाथ सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं आता। जिस पर काजल बोलती है, आय हाय ज्योति, इस लालची बुढ़िया ने सारा पैसा खाने की तरह खा लिया क्या? अरे एक नोट सिक्का कुछ भी नहीं है, सारा का सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया? दीदी, मुझे लगता है इस लालची बुढ़िया का ना जरूर उस बूढ़े सरपंच के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर मैंने ना कई बार देखा है इन्हें छिप छिप कर मुंह से मुंह भिड़ाकर बातें करते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमें लूट लूट कर सब छीन कर हमें ही नौकर बना कर रख ले अपना। अगर ऐसी बात है ना तो हम इस लालची बुढ़िया पर अपनी पैनी नजर बना के रखेंगे और पता लगा कर ही छोड़ेंगे आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। दोनों बहुएं हर वक्त सरोज पर अपनी कड़ी नजर जमाई रखती हैं। एक दिन जमींदार सरोज के घर आता है और बोलता है, सरोज जी, अरे ओ सरोज जी, कहाँ हो आप? जी जमींदार जी, आप यहाँ? मैंने आपको मना किया था ना कि घर मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपसे मिलने। जी वो थोड़ी जरूरी बात थी तो आना ही पड़ा। ठीक है, मेरे साथ कमरे में चलिए। सरोज जमींदार को अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद जमींदार नोट गिनता हुआ बाहर आता है और चला जाता है। काजल और ज्योति ये सारा नजारा देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, दीदी देखा, मैंने बोला था ना ये लालची बुढ़िया और उस जमींदार का चक्कर चल रहा है। अरे उस दिन हम दोनों ने सारा कमरा छान मारा, हमें तो एक चवन्नी तक नहीं मिली, तो आज ये इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, और वो भी कमरा बंद करके? दाल में कुछ तो काला है, पूरी बात का पता लगाना होगा ज्योति, वरना ये बुढ़िया हमें कंगाल करके ना और बदनामी का कीचड़ हमारे मुंह पे मल के चली जाएगी। दोनों बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां सरोज आ जाती है और बोलती है, अरे क्या खुसर फुसर कर रही हो आपस में? सारा दिन न जाने मुंह से मुंह भिड़ा कर कौन सी चुगली करती हो। अरे जाकर मेरे लिए चाय बना दे, दर्द से सर फट रहा है। सरोज की बात सुनकर दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं और काजल जल्दी से चाय बनाकर सरोज को देती है। वक्त गुजर रहा था। दोनों बहुओं को सरोज का लालच देखकर बेहद गुस्सा आने लगा था। ऐसे ही एक दिन सरोज मटके बनाते हुए खुद से कहती है, भगवान तेरी कृपा से आज तक सब संभाल के रखा है और जमींदार जी ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। इस बात को छुपाने में अब बस इससे पहले कि घर वालों या बाहर वालों को कुछ थोड़ा बहुत भी भनक पड़े, मुझे जल्दी से सब कुछ खत्म करके पक्का समाधान करना होगा। मुझे जमींदार जी से बात करनी होगी। सरोज की ये सारी बातें काजल सुन लेती है और मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये लालची बेशरम बुढ़िया जमींदार के साथ मामला सेट करने जा रही है ताकि इन दोनों के इस खुफिया रिश्ते की भनक किसी को ना लगे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज तो मैं और ज्योति मिलकर इसका सारा काला चिट्ठा अपने पति और समाज के सामने रख देंगे, फिर पता चलेगा इस उम्र में लालच और इश्क लड़ाने का क्या नतीजा होता है। सरोज जल्दी से अपने हाथ धोकर जमींदार के घर की तरफ रुख पकड़ती है। वहीं ज्योति और काजल भी दबे पांव सरोज का पीछा करने लगते हैं। जहां वह देखते हैं कि सरोज फिर से ढेर सारे पैसे जो कि उसने मटके बनाकर और अपने बेटों से लेकर जमा किए थे वह उस जमींदार को देती है। इस सारे दृश्य को काजल अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। जैसे ही शाम को दोनों के पति घर आते हैं तभी काजल बोलती है, अम्मा जी आज से हम आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे
और आप अभी के अभी हमारा ये घर छोड़कर निकल जाइए यहाँ से। अरे बहू, भांग खाकर बैठी है क्या? अरे तू होती कौन है मुझे घर से निकालने वाली? इस घर की बहू, जो कि आपकी तरह लालची और बेशरम नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बाहर क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो। अपनी जुबान को लगाम दे बहू, क्या बोल रही है? अम्मा जी, हम दोनों सब जानते हैं कि आप कैसी कैसी हरकतें करती हैं उस जमींदार के साथ। छी छी छी, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आप और इस उम्र में, हाय हाय। बकवास बंद कर बहू। ठीक है, बकवास बंद कर देते हैं और वीडियो चालू कर देते हैं। ये लीजिए, सारे के सारे खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। इतना कहकर काजल अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सभी को दिखाती है, जिसे देखकर सरोज के पोतों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद दोनों बहुएं राशन पानी लेकर सरोज पर चढ़ जाती हैं और उसे कुछ भी कहने का एक मौका नहीं देती है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी वहां पर जमींदार हाथों में कुछ कागज लिए हुए आता है और बोलता है, रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो कितना गलत कर रही हो। आ गया लालची बुढ़िया का आशिक उसकी हिमाकत करने के लिए। बकवास बंद करो तुम दोनों। जो पैसे वो आज तक सरोज जी मुझे देती रही हैं, वो पैसे इस घर के कर्जे के थे, क्योंकि जब राहुल और चेतन के माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे, तब सरोज जी के पास केवल ये घर था। इसे गिरवी रखकर उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था। उन्होंने चेतन और राहुल की शादी की, उन्हें इस लायक बनाया कि वो खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। इसीलिए वो बिना किसी को बताए चुपचाप आज तक एक एक रुपए जोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्जा उतार रही थी, जिसे तुम लालच का नाम दे रही हो। इसका मतलब आपका और अम्मा जी का कुछ भी नहीं चल रहा? तो उस दिन कमरा बंद करके मैंने सरोज जी को हिसाब किताब बताया था। इसके बाद उन्होंने मुझे और पैसे दिए और अब जाकर इस घर का कर्जा पूरा हो चुका है। सरोज जी बिना किसी को बताए दिन रात बस इसी चिंता में रहती थीं कि कल अगर उन्हें कुछ हो गया तो कर्जा उतारने के चक्कर में कहीं ये दोनों भाई या आप दोनों बहुएं आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे से अलग ना हो जाओ। इसीलिए आज तक उन्होंने अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा आप लोगों को ना देकर सिर्फ मेरा कर्ज उतारने के लिए लगाया। शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पर जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं। इतना कहकर जमींदार घर के कागज सरोज के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। अब सबके सामने सारा सच आ चुका था, जिसके बाद ज्योति और काजल की नजरें और गर्दन बुरी तरह से शर्म से झुक जाती हैं। दोनों हाथ जोड़कर सरोज के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। सरोज रोते हुए अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद से सभी वापस से मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। नीलम दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रोज काम से आते हुए नीलम के पति अजय का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में अजय के सिर पर गहरी चोट आ जाती है, जिस वजह से अजय अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। नीलम की एक छोटी बेटी भी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह नीलम नहा धोकर पूजा करती है और दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हे दुर्गा माता, आज तक तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बना के रखी है। आगे भी इस कृपा को यूं ही मुझ पर बनाए रखना मेरी माता रानी। मैंने जीवन का हर सुख दुख, हर तकलीफ बस तेरे चरणों में रख दिया है। जय दुर्गा मैया की। इतना कहकर नीलम अपनी पूजा समाप्त करती है, जिसके बाद वह अजय और अपनी बेटी को प्रसाद देती है। तभी अजय बोलता है, तुम रोज रोज इनकी पूजा क्यों करती हो? ये कहाँ रहती हैं? कहाँ मिलेंगी मुझे? मैं इनसे बात करूंगा, इनके साथ खेलूंगा। अजय की बात सुनकर नीलम की आंखों में दुख के आंसू भर आते हैं। उसे अपने पुराने पल याद आने लगते हैं, जब अजय बिल्कुल ठीक ठाक था। उसका एक हंसता खेलता परिवार था। अजय की जान बचाने के लिए नीलम ने अपना घर बाहर सब कुछ बेचकर सारा पैसा अजय के इलाज पर लगा दिया था, जिस वजह से अब वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। तभी
अजय दोबारा बोलता है। तुम कहाँ खो गई? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो ना। ये कहाँ रहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना जानती हूँ, आंखें बंद कर कर इनका ध्यान लगाएंगे ना आप, तो ये आपको जरूर मिलेंगी। अजय की बातों का जवाब देने के बाद नीलम बाकी के कामकाज में लग जाती है। नीलम आसपास के घरों में कामकाज करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। नीलम खुद खाती या ना खाती, लेकिन अपनी बेटी और अपने पति का पेट जरूर भरती और खुद खाली पेट दुर्गा माँ का नाम लेकर यूं ही सो जाया करती। इस कठिन समय में नीलम को एक बड़ी सेठानी जिसका नाम परमिला था, उसके यहाँ काम मिल जाता है। परमिला जुबान की तीखी और स्वभाव की बड़ी कंजूस थी। एक सुबह नीलम काम पर देरी से पहुंचती है, जिस पर परमिला उसे गुस्सा होते हुए बोलती है। नीलम, क्या बात है? समय तो देख क्या हो रहा है। अरे आज के दिन की मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगी। लेट आई है तू। अरे इतना तो तू काम नहीं करती जितना तू महीने में लेट आ जाती है। मालकिन, मेरी छोटी बच्ची है, मेरा पति भी मानसिक रोगी है, मुझे उन दोनों के खाने पीने का पूरा प्रबंध करके आना पड़ता है। उनका नहलाना धुलाना सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है, इसीलिए कभी कभार लेट हो जाती हूँ। तेरे घर में कौन मानसिक रोगी है, कौन शारीरिक रोगी है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पैसे, मेरे काम और मेरे टाइम से मतलब है। तू अपने घर में चाहे जो मर्जी कर, पर यहाँ तुझे टाइम से आना पड़ेगा, और नहीं आएगी तो तेरी पगार काट दूंगी। मालकिन, ऐसा मत कहिए, मुझ गरीब का घर इन्हीं मेहनत के पैसों से चल रहा है। चल रहा है तो फिर ध्यान रख, जहाँ काम कर रही है वहाँ अपना पूरा समय दे। बात आ गई समझ में? वरना ये काम छोड़कर तो जा सकती है। काम करने वाले नौकरों की कमी नहीं है। परमिला की बात सुनकर नीलम चुप हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अब नीलम की चाहे तबीयत खराब हो या फिर मौसम खराब हो, नीलम किसी भी हाल में समय पर काम पर पहुंच जाया करती थी और अपने घर और पति की देखरेख भी किया करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के शुभ दिन आने वाले होते हैं। जैसे ही नीलम अपने काम पर पहुंचती है, तभी परमिला बोलती है। कल से नवरात्रि का शुभ अवसर शुरू हो रहा है, तो तुझे सुबह जल्दी आना होगा और शाम को देर से जाना होगा। ठीक है? पूजा की सारी तैयारी से लेकर कन्या पूजन तक सब कुछ तुझे ही करना है। वो सब तो ठीक है मालकिन, मैं सब कुछ कर दूंगी, पर मुझे भी नवरात्रि का पूजन करना है। 9वीं वाले दिन मेरे घर पर भी कन्या बैठेंगी, इसीलिए 9वीं वाले दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगी। देख नीलम, मैं तुझे तेरे काम के पैसे देती हूँ, और तू खुद भी जानती है कि तुझे पैसों की कितनी जरूरत है। 9वीं वाले दिन मेरे घर में भी पूजा है, मेरे घर में भी कन्या बैठेंगी, इसीलिए तेरे घर से तेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी तेरे घर पे क्या ही होगा जो तू बना कर कन्याओं को खिला देगी। अरे जो यहाँ बनेगा बच जाएगा, वही उठाकर ले जाना और कर लेना अपना कन्या पूजन। बेचारी नीलम कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप घर के काम में लग जाती है और शाम को वापस चली जाती है। अगली सुबह नवरात्रि का शुभारंभ होता है। सुबह सुबह जल्दी उठकर नीलम जल्दी से पाठ पूजा करती है और उसके बाद अपने घर का सारा काम खत्म करके वह परमिला के घर जाती है, जहां वह आरती से लेकर शाम के खाने तक की सारी तैयारी करती है। जैसे तैसे करके अष्टमी तक का समय बीत जाता है। अष्टमी की शाम को जब नीलम काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है, तभी परमिला उसे रोकते हुए बोलती है। नीलम, तुझे मैंने जो कहा था याद है ना? कल के दिन तुझे आना है और ठीक से सारा काम करना है, और अगर छुट्टी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे पैसे काट लूंगी तेरे, एक पैसा नहीं दूंगी, और काम से निकालूंगी वो अलग। परमिला की बातें सुनकर नीलम के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। पैसों की भी जरूरत है और कल के दिन अगर कन्या पूजन ना किया तो उसकी नवरात्रि अधूरी रह जाएगी। अगले दिन जैसे ही नीलम की आंख खुलती है, वह जल्दी से तैयार होकर पूजा करती है और कन्या पूजन का सामान बनाने के लिए जैसे ही वह अपने घर के राशन के डब्बे खोलती है,
तो देखती है कि उनमें राशन ही नहीं है, जिस पर नीलम खुद से बोलती है, हे माता रानी, मैं क्या करूं? घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब तो मुझे मालकिन के यहाँ काम करने जाना ही पड़ेगा, तभी मुझे कुछ पैसे मिल पाएंगे और मैं अपना कन्या पूजन पूरा कर पाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया मुझे। इतना कहकर नीलम बाकी के सभी काम खत्म करके परमिला के यहाँ जाती है, जहाँ वह कन्या पूजन का सारा भोजन बनाती है और 9 कन्याओं को बिठाकर सारा भोजन परोसती है। मालकिन, आपके घर का सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए मालकिन, मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है और मुझे कन्या पूजन करना है। अरे ये सामान बचा है ना, यही ले जा। पैसे वैसे का क्या करेगी, आज वैसे भी बहुत खर्चा हो गया, मेरे पास नहीं है पैसे। और वैसे भी तू कितना कुछ भी कर ले, माता रानी तेरे गरीब खाने में कभी नहीं आएंगी। परमिला की बात सुनकर नीलम घर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कन्या पूजन हो तो कैसे हो। तभी अपने घर के पास पहुंचकर वो देखती है कि 9 कन्याएं हाथों में भोजन से भरी हुई थालियां लेकर उसके घर से बाहर निकल रही है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और बोलती है, माँ आप आ गई। सभी कन्याओं ने खाना खा लिया था, इसीलिए वो अपने घर जा रही है। आप जल्दी से सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। नीलम सभी कन्याओं का आशीर्वाद लेती है और अपनी बेटी से बोलती है, बेटा ये सारा भोजन किसने बनाया? हमारे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं था। हे दुर्गा माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। घर में अन्न का एक दाना नहीं था और कन्याओं को भोजन किसने बनाकर खिला दिया? माँ कैसी बातें करती हो, आपने ही तो बनाया है, आप ही तो आई थी कितना सारा राशन लेकर, भूल गई क्या? नीलम को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी नीलम हाथ जोड़कर दुर्गा माता के मंदिर के आगे बैठ जाती है और बोलती है, आखिर मेरे पीछे से मेरी छवि बनकर कौन आ गया था? नीलम इतना बोलती ही है कि तभी उसके मंदिर से तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और साक्षात दुर्गा माता उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, नीलम, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे घर पर आई थी। रही बात कन्या पूजन की और प्रसाद बनाने की, तो वो सब तो तुमने परमिला के घर पर ही कर दिया था। मेरी बच्ची, तेरी परीक्षा लेना मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने तेरी परीक्षाएं ली और तू हर परीक्षा में सफल हुई। हमेशा भक्त के पास ही यह हक नहीं होता कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान को भी भक्त की सेवा करने का पूरा अधिकार है। तथास्तु मेरी बच्ची, सदा खुश रह। आज के बाद तेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद सदैव ही तेरे साथ है। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उस समय के बाद से नीलम का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसका पति वापस से पहले की तरह ठीक हो जाता है और काम पर जाना शुरू कर देता है, जिसके बाद नीलम के घर के हालात भी सुधरने लगते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो इस तरह माता के चमत्कार और नीलम की सच्ची भक्ति से उसका सारा जीवन सफल हो जाता है। सोनपुर गांव में कविता अपनी माँ रजनी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। गरीबी के चलते उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी, जिसके कारण कविता ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी। वह अपने घर का खर्च चलाने के लिए एक बड़ी सेठानी के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। कविता हमेशा से ही इंग्लिश बोलना चाहती थी। उसे इंग्लिश बोलना और पढ़ना बेहद पसंद था। ऐसे ही एक दिन वह खुद से कहती है, हे भगवान, काश तुम मुझे इस छोटे से परिवार में इतना काबिल बना देता कि मैं पढ़ पाती और फटर फटर इंग्लिश बोल पाती। जब भी मैं किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं भी इंग्लिश बोलूं। ना जाने कब मैं गरीब इंग्लिश बोलने वाली अपने गांव की पहली लड़की बन पाऊंगी। इतना सोचकर कविता वापस अपने काम में लग जाती है। एक दिन जब कविता अपनी सेठानी के घर साफ सफाई कर रही होती है,
तभी वह उनके बेटे पंकज के कमरे में पहुंच जाती है, जहां टेबल पर रखी हुई एक इंग्लिश की किताब पर उसकी नजर जाती है। कविता उस किताब को उठाकर पढ़ने की कोशिश करती है। तभी सेठानी वहां आ जाती है और गुस्से में कविता से किताब छीनते हुए बोलती है, ये कौन सी सफाई चल रही है तेरी? और तू मेरे बेटे की किताबों में क्या देख रही है? क्या पढ़ने की कोशिश कर रही है? कहीं तू किताबों में रखे पैसे तो नहीं चुरा रही? पंकज की आदत है, अक्सर किताबों में पैसे रख देता है। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस साफ सफाई कर रही थी। ये किताब तो टेबल पर खुली रखी थी, मैं इसे उठाकर बस बंद ही कर रही थी और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरे ये इंग्लिश की किताबें हैं, तुझे इसका क्या पता? आई बड़ी पढ़ने वाली। अरे पढ़ी लिखी होती तो ऐसे घरों का काम थोड़ी ना कर रही होती। ऐसा नहीं है मालकिन, पढ़ना लिखना जानती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है। वो तो हालातों के चलते मैं पढ़ नहीं पाई, वरना। बस बस, ये अरना वरना कुछ नहीं होता। इंग्लिश नाम की चिड़िया तेरे जैसे गरीबों के पल्ले नहीं पड़ती। 2-4 इंग्लिश के अक्षर जान लेने से इंग्लिश नहीं आ जाती। इंग्लिश अमीरों की भाषा है। सेठानी जी, शिक्षा पर तो सबका समान अधिकार है, फिर इंग्लिश भाषा में क्या अमीरी और क्या गरीबी। बदतमीज, मुझसे जुबान लड़ा रही है? चल जा, अपने काम पर लग जा, नहीं तो काम से निकाल फेंकूंगी। कविता सेठानी का गुस्सा देखकर और अपने काम पर लग जाती है। कविता को हमेशा से ही बड़ी लगन थी कि वो भी बहते पानी की तरह इंग्लिश बोले, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उसका ये सपना एक सपना ही बनकर रह गया था। एक शाम जब काम खत्म करने के बाद कविता अपने घर पहुंचती है, तभी उनके घर शांति नाम की एक बूढ़ी पड़ोसन आती है और बोलती है, कविता जरा पढ़कर तो बता, मेरा नालायक पोता क्या लिख कर गया है। क्या बात हो गई आंटी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, मैंने अपने निकम्मे पोते से कहा था कि सब्जी लेकर आनी है, लेकिन मेरे रसोई में जाते ही इस कागज पर ये लिख कर न जाने कहाँ चला गया। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस। अरे दैया, का किटर पिटर कर रही लल्ली, मोए तो समझ ना आ रहो। आंटी जी वही तो बताया अभी मैंने, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा इंग्लिश में लिख कर गया है कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है। अच्छा, तो ये नास पीटा अंग्रेजी में लिख कर छोड़ गया, तभी मैं कहूँ ना जाने कौन से अक्षर लिखे हैं। क्या बात है कविता, तेरा थोड़ा बहुत ज्ञान तो बड़े काम का है। मोए तो पता ही ना था तो ये इंग्लिश भी आवे है। हाँ, थोड़ी थोड़ी, तभी तो आपको पढ़कर बता दिया। दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी कविता की माँ बाजार से वहां आ जाती है। शांति उसे कविता के बारे में बताती है कि किस तरह उसने उसकी मदद की और उसकी तारीफें करती वहां से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कविता जब भी पंकज को किताबें पढ़ती देखती तो उसके मन में भी पढ़ने की लालसा और ज्यादा बढ़ जाती। एक रोज जब कविता पंकज के लिए जूस लेकर उसके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि पंकज ऑनलाइन इंग्लिश का लेक्चर अटेंड कर रहा है, जिसे सुनकर वह बोलती है, शी इज वेरी गुड इन इंग्लिश। अरे वो बैरी नहीं, वेरी होता है। वैसे तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? सही पकड़े हैं, सॉरी, वो ज्यादा नहीं आती ना, थोड़ा बहुत पढ़ना बोलना ही आता है। वो तो बस हमेशा से जब भी मैं लोगों को इंग्लिश बोलते या पढ़ते देखती हूँ ना, तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी अपना परिचय इंग्लिश में दूँ। नाइस। वैसे इंग्लिश बोलने वाली गरीब पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम अच्छे से इंग्लिश क्यों नहीं सीखती? उसके लिए तो किताबें चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, और मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ कि मैं कहीं इंग्लिश पढ़ने के लिए जाऊं। खुद का पेट भरने के लिए तो मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तुमने वो बात नहीं सुनी क्या कि जहाँ चाहा है वहां रहा है? तुम कोशिश तो करो, थोड़ी मदद मैं कर दूंगा। तुम्हारा इंग्लिश पढ़ने के लिए ये जोश देखकर
मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी मिलेगी। मैं तुम्हें इंग्लिश की कुछ किताबें दूंगा और पढ़ने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सेठानी आ जाती है और गुस्से से बोलती है। अरे माँ, ऐसे कुछ मत कहो। मैंने इसे काम से बुलाया था। मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी सामान रखने के लिए। अपनी माँ के सामने पंकज असली बात नहीं कह पाता है। कविता सर झुकाए वहां से चली जाती है, लेकिन पंकज की कही बातें उसके दिमाग में घूमती जाती हैं और कविता खुश होकर खुद से कहती है, पता नहीं पंकज जी मेरे साथ मजाक न कर रहे हो। मैंने इतना सब सोच लिया उनकी बातों को सुनकर। क्या सच में मेरा इंग्लिश बोलने का सपना वो पूरा कर देंगे? हे भगवान, कहीं वो मुझे मीठी गोली देकर तो नहीं निकल गए। कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, जो होगा सो होगा। ऐसे ही सोचते सोचते कविता काम में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। पंकज अपनी माँ से छुपता छुपाता कविता की इंग्लिश बोलने और पढ़ने में मदद करने लगता है। पंकज कविता को कई तरीके की किताबें देता है। साथ ही वह उसे एक फोन भी देता है जिसमें इंग्लिश किस तरीके से बोली जाए और किस तरीके से समझी जाए आदि जैसे वीडियो रिकॉर्ड किए हुए थे। कविता सारा दिन काम करती और रात को अपना इंग्लिश बोलने और लिखने का अभ्यास किया करती। देखते ही देखते कविता काफी अच्छी इंग्लिश बोलने और समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब कविता अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसकी नजर गांव के सरपंच के साथ खड़े हुए दो विदेशी लोगों पर जाती है, जो इंग्लिश में सरपंच जी से बात कर रहे थे, लेकिन सरपंच जी उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे। तभी कविता वहां जाती है और बोलती है, क्या हुआ सरपंच जी, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। का बताएं बिटिया, ये दो विदेशी आए हैं गांव में, लेकिन अंग्रेजी में का बोलत हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। रुकिए, मैं बात करती हूँ। डू यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज टेल मी। कविता को इंग्लिश बोलता देखकर जहां सरपंच हैरान हो जाता है, तो वहीं दोनों विदेशी बेहद खुश हो जाते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद कविता सरपंच से बोलती है, सरपंच जी ये हमारा गांव घूमना चाहते हैं। इनको हिंदी नहीं आती, इसीलिए कोई इनकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं इनको घुमा देती हूँ। सरपंच कविता को हाँ कर देते हैं, जिसके बाद कविता उन दोनों विदेशियों को अच्छे से गांव घुमाती है, जिसके चलते वह सेठानी के यहाँ काम पर भी नहीं जा पाती है। 2-3 दिन बाद जब कविता सेठानी के यहाँ काम पर जाती है, तो सेठानी उसे खरी खोटी सुनाकर काम से निकाल देती है। कविता उदास होकर अपने घर जाती है, जहां वह देखती है कि सरपंच गांव के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उनके घर पर बैठा हुआ है। कविता को देखकर सरपंच जी बोलते हैं, कविता बिटिया, ये स्कूल की प्रिंसिपल जी हैं। इनको हमने तुम्हारे इंग्लिश बोलने के बारे में बताया, तो ये तुम्हें स्कूल में अंग्रेजी की मास्टरनी बनाना चाहती हैं। क्या ये सच है? हाँ कविता, जब तुम उन दोनों विदेशियों से इंग्लिश में बात कर रही थी तो मैंने भी तुम्हें देखा था और मैंने तुम्हें देखकर फिर स्कूल के हेड ऑफिस में बात भी की थी और स्कूल प्रशासन की मंजूरी से मैं तुम्हें इस गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश की टीचर रखना चाहती हूँ हमारे स्कूल में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो हमको भी नहीं हुआ जब एक गरीब इतना अच्छा इंग्लिश बोल सकती है। सच में तुम गांव का और अपना नाम रोशन करोगी। थैंक यू सो मच मैम। कविता के इंग्लिश सुनकर सभी के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब कविता गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देती है और अपने गांव और परिवार का खूब नाम करती है।